एक माँ, जूलियन मोर, एक हकीकी कहानी की बुनियाद पर अपने बेटे एडी रेडमैन सेज ग्रेस में बहुत ज़्यादा मुंसलिक होती है। जब किसी फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है और स्क्रीन पर अल्फाज हमें बताते हैं कि फिर क्या हुआ, तो वो बाज़ औक़ात मुतासिर कुन, कभी कभी फातेह, कभी कभी गमगीन होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने सेज ग्रेस के आखिर में बयान करदा नताइज से कहीं ज़्यादा काबिल रहम नताइज देखे हैं। वो टोनी बैकलैंड की हतमी तकदीर की वजाहत करते हैं, जिनकी बदकिस्मती एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती का वारिस होना था। इसकी तकदीर और भी खौफनाक है क्योंकि ये मुश्किल से नागुज़ीर लगता है। वो एक बहुत परेशान नौजवान है क्योंकि इसकी ज़िंदगी के बाद कौन नहीं हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी ने इसे अलमनाक इंतहा की तरफ ले लिया। फिल्म बारबरा डेली, जूलियन मोर और ब्रूक्स बैकलैंड स्टीफन डिलन की शादी की असल कहानी बयान करती है, जो 1960 की दहाई के दौरान 1940 की दहाई के समाजी हलकों में बेहद वाज़े तौर पर चमक रही थी। ब्रूक्स के दादा ने बैकलेट ईजाद की, जो खाना पकाने के बर्तनों से लेकर जौहरी बमों तक हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। तीसरी नस्ल तक खुशकिस्मती ने ब्रूक्स एक वापिड कपड़े का घोड़ा तैयार किया है, जो इसके बावजूद शायद इस बीवी से बेहतर मुस्तहिक है, जो सब लाहिक और रवैया है, तमाम टूटने वाला उगोड़ा, अंदर की गहराइयों से बोसीदा है। उनका बेटा टोनी एडी रेडमैन, जो कहानी का बेशतर बयान करता है, इसकी कोडेड प्यारी के तौर पर उठाया जाता है, लेकिन वालिदैन से बहुत कम हकीकी मोहब्बत महसूस होती है और वो एक नशा आवर हिडोनसिटक में उगता है, उल्टी टोकरी का मामला। ओ, लेकिन वो सब बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। वो जानते हैं कि न्यूयॉर्क के आला सोसाइटी के पानी के सुराखों में और 1950 एस, पेरिस 1960 एस, मेजरका और लंदन 1970 की दहाई में वो हर जगह जाना जाता है। कहीं भी प्यार नहीं किया जाता है, सिवाय सैम हागडीनसी जैसे कुछ ही नगरों के, जो ब्रूक्स के जाने के बाद बारबरा के साथ जाने वाला एक हमजिन्स परस्त वाकर है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि ब्रूक्स चले गए हैं, वो बलानका इलीना अनावन के साथ चला गया। हस्पानवी खूबसूरती टोनी एक दिन साहिल समंदर से घर लाया, सिर्फ इसके वालिद को अपनी नाक के नीचे से इसे बाकाती हुए देखा। टोनी शुरू से ही गैर यकीनी जिनसी नोयत का था और अब हम जिन्स परस्ती की तरफ झुकाव रखता है। जैक यवनिकिस योगालिद जैसे दोस्तों के साथ बर्तन तंबाकू नोशी करने वाली साहिल समंदर की मखलूक। सैम एक आर्ट डीलर भी इस मरकब में है, और वाक़तन माँ, बेटा और वाकर सब एक साथ बिस्तर पर ख़त्म हो जाते हैं। फिल्म का लहजा जूलियन मोर ने तरतीब दिया है, जिसमें मुझे लगता है कि उसे उम्दा कारकर्दगी के तौर पर बयान किया जाना चाहिए, हालांकि इसके साथ काम करने के लिए इसके पास बहुत कम है। बारबरा इतनी अतली थी, वो तमाम कपड़े और बाल और लामुतनाही सिगरेट थी, और गुफ्तगू जो इस सतह के लिए कभी भी काफ़ी नहीं थी जिसका वो इरादा कर रहा था। इससे मुआशरती वाक़यात को तोड़ने के लिए बदतमीज़ी करने की भी एक गंदी आदत थी, और आप ब्रूक्स को छोड़ने का शायद ही इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हालांकि वो भी आम इंसानी खुसूसियात में इस कदर कमी थी। यकीनन ज़वाल इस दुनिया को बयान करने का लफ्ज़ है, लेकिन वाक़यतन नथिंग कुछ भी हमें उसके आखिरी नुज़ूल के लिए तैयार नहीं करता है। मैं ये बयान नहीं करूँगा कि आखिर में क्या होता है, सिवाय ये कहने के वाकई इसके लिए हमें कुछ भी तैयार नहीं किया है। ये लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और फिर वो सियाह पस मंज़र पर सफ़ेद हुरूफ। ये पहली फ़ीचर फ़िल्म है जिसकी हिदायतकारी टॉम कॉलिन ने 15 साल में की थी, जिसने 1992 बनाया था। ये एक और मशहूर स्कैंडल के बारे में था, रिचर्ड लोब और नाथन ल्यूप्लिड के ज़रिया बॉबी फ्रैंक्स का कत्ल। दोनों फ़िल्में आम इख़लाक़ी अक़दार के बग़ैर मरकज़ी किरदारों के बारे में हैं। उन्हें नाकाबिल कबूल समझा जाता है, यहाँ तक कि खुशी भी मजबूरी। लेकिन इस फिल्म में जो चीज़ हम याद करते हैं वो बारबरा और ब्रूक्स और टोनी की बसीरत है। अपने खतूत और डायरियों में टोनी अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। इन लोगों के लिए इन जिंदगियों को जिंदा रखना अफसोसनाक और तकलीफ दे रहा होगा, और इसी तरह लामहला
ان کی کہانی ہے اور اس کے بارے میں فلم بھی کہنا ضروری ہے۔